देखो ये चौथा क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा था ना आपको, उसमें चौथे नंबर का क्वेश्चन है ये। चार मैंने आप तीन पहले आपको करा दिए, चौथा ही करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप इसको। क्वेश्चन पेपर में भी आपका था ये, मैंने इस पर गोल लगवाया होगा ना, मैंने कहा था इसको वीडियो बना के भेज दूंगा। देख लीजिए आप, है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसमें, नोवा मतलब क्वेश्चन चौथा है ये, नोवे चैप्टर वैश्वीकरण से। देखो इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो भारत पर प्रभाव डाला ना, ये अलग से ही पूछता है आपसे, समझ रहे हो। कभी कभी आपसे क्वेश्चन यही मार देगा कि वैश्वीकरण ने भारत पर प्रभाव कैसे डाला, ठीक है। तो उसकी वजह से क्वेश्चन क्या जाता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिएगा अब हम शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। चलिएगा, कह रहा है कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या हुई और इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पे कैसा प्रभाव डाला। देखो वैश्वीकरण का आर्थिक पूछ रहा है और फिर भारत पर वैश्वीकरण ने प्रभाव क्या डाला ये पूछ रहा है। तो हमने बोला कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियाँ क्या है, निम्नलिखित है। जैसे मतलब दो बातें पूछी है इसने। एक तो इसने क्या पूछा है कि वैश्वीकरण का आर्थिक परिणाम बता दो मुझे, और फिर वैश्वीकरण ने भारत पर प्रभाव क्या डाला मुझे ये बता दो, ठीक है। तो भैया देखो हो सकता है अलग अलग भी पूछ ले, हो सकता है एक जैसा ही पूछ ले। तो मैंने कहा वैश्वीकरण का आर्थिक, मैंने आपको पढ़ा रखा ना, आर्थिक के अंदर व्यापार आता है, मुद्रा जो एक दूसरे देश में हम एक्सचेंज करवाते हैं, हम जो दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनियां खोलते हैं, प्राइवेट कंपनियां हमारी कई किसी और देश में जाती हैं, उन देशों की कंपनी हमारे देश में आती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा किस में आता है, आर्थिक कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में आता है, आर्थिक, ठीक है। तो हमने कहा वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियां जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। जैसे वैश्वीकरण के कारण आज संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। आज देखोगे आप कितना ज़्यादा वस्तुएं एक दूसरे देश से दूसरे देश में भेजी जा रही है। आज आप देखोगे अपने घर बैठे बैठे कोई भी वस्तु किसी भी देश से मंगवा सकते हो ऑनलाइन ऑर्डर करके, क्योंकि अब पहले की तरह आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगाए नहीं जाते। अब किसी भी देश में देखोगे आप, हर देश एक दूसरे देश से जुड़ गया है, व्यापार कर ही रहा है वो, है ना, क्लियर। क्योंकि अब आप व्यापार पर सब देशों को पता है भैया हम उससे कुछ खरीदेंगे तो वो हमसे भी कुछ खरीदेगा, ठीक है। पूंजी की आवाजाही या प्रभाव में आज कोई वृद्धि। आज देखो आप डिजिटल मुद्रा भेजना कितना आसान हो गया, सिर्फ एक नंबर और आपको क्या चाहिए उसका क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट नंबर चाहिए होता है, ठीक है। पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई। अब निवेश करता मतलब जो पैसा लगाने वाले होते हैं इन्वेस्टर, वो अपना पैसा किसी भी देश में लगा सकते हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहाँ उन्हें अधिक लाभ होगा। लोग विकासशील देशों के अंदर पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भैया अभी डेवलप हो रहा है, यहाँ की जनता की डिमांड है, बट यहाँ पर अच्छी कंपनियां नहीं है, तभी तो वो आगे विकासशील कहला रहा है। तो वहाँ पर अगर हम अपनी कंपनी खोल देंगे, ठीक है, तो उससे हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकेगा और हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज विचारों का विस्तार हो रहा है, इंटरनेट और कंप्यूटर जुड़ी सेवाओं का विस्तार हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। देखो आप टेक्नोलॉजी से ही आज तो वैश्वीकरण फैल रहा है, इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछता कि वैश्वीकरण के फैलने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, वो है टेक्नोलॉजी। वो क्या है, टेक्नोलॉजी। और ये उल्लेखनीय है कि वस्तुओं और पूंजी की प्रवाह की तरह आज लोगों की आवाजाही कम हो रही है। हाँ देखो आप देखोगे आज जितनी वस्तुएं भेजी जा रही है, लोग थोड़ी जा रहे हैं। लोग बाग देखा होगा ना, हर देश चाहता है मेरे यहाँ पर ना वस्तुएं आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, बट किसी दूसरी जगह के लोग मेरे यहाँ पर आकर बस ना जाए, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यार बाहर से लोग आकर मेरे यहाँ पर बस जाएंगे तो मेरे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे, रोजी रोटी ले जाएंगे। हाँ लेकिन टूरिस्ट के रूप में हर कोई ये चाहता है, समझ के नहीं समझ के, लेकिन कोई बसने ना आए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बस जाता है, अब भाई मानो तुम्हारे घर में कोई मेहमान है, अब वो तुम्हारे घर में मतलब महीने में एक दो बार आते जाते हैं। अब आते हैं तो तुमको 500 रुपये देकर जाते हैं, कुछ खाने पीने का लेकर आते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगता है, चलो भाई आए 500 रुपये देकर गए, कुछ खाकर चले गए, तो कुछ नहीं है। अब मान लो बंदा आए भाई, बोले वो 500 रुपये का खाने, मान लो मिठाई लेकर आए और एक महीने तुम्हारे घर के अंदर बस गए, तो तुम्हारे कलेजे सूख जाएंगे, होगा नहीं होगा, कि लिए टेंशन हो जाती है, यार ये बंदा यार जा क्यों नहीं रहा ना। अब मेहमान के सामने हम खुल के नहीं रह पाते, जैसा भी है। तो वही है ना, मेहमान जब घर में रहने लग जाता है तो कभी कभी हमारा मन सा बेकार हो जाता है, वैसी वाला हाल हो जाता है, ठीक है। तो विचारों का विस्तार हुआ, इंटरनेट और कंप्यूटर जुड़ी सेवाओं का विस्तार हुआ। ये उल्लेखनीय है कि वस्तुओं और पूंजी की प्रवाह की तरह लोगों की आवाजाही क्या रही है, कब रही है, बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। क्योंकि विकसित देशों ने अपनी वीजा नीति आज भी आसान नहीं की। आप देखोगे बहुत सारे देशों में वीजा लेना बहुत टफ है, नहीं समझे, ताकि अन्य देशों के नागरिक उनके नागरिकों की नौकरी धंधे हथियाने, जो मैंने आपको समझाया वही बात। ये उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व के अलग अलग भागों में सरकारों के एक जैसी नीति अपनाने का प्रयत्न किया है, परंतु विभिन्न भागों में परिणाम बहुत अलग अलग हुए। देखोगे ना, वैश्वीकरण में किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है ना। देखोगे जैसे वैश्वीकरण के अंदर यूरोप वगैरह के देश जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर बहुत अच्छी कंपनी चला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आज देखो अमेरिका की कंपनियां कितनी दुनिया में नाम कमा चुकी है। एप्पल का फ़ोन देख लो आप, पूरी दुनिया में धाप चल रही है उसकी, ठीक है। आप देख लो, इंटरनेट देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, है ना। कितने सारे, जैसे चाइना की गेम थी पबजी, कितनी फेमस हुई पूरी दुनिया में, कितने लोगों ने उसको खेला नहीं, ठीक। तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो वो यही बात आपसे कह रहा है। अब देखो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको,
हाँ ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है, देखो भाई यहाँ पे क्या है ना कि आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारों को कुछ जिम्मेदारियों के हाथ खींचने परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। वो कह रहा है भाई वैश्वीकरण जितना ज़्यादा फेमस हो रहा है उससे कि लोग बाग सरकार से दूर, सरकार के ऊपर निर्भर होते हैं, है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो जब वैश्वीकरण नहीं होगा तो सारी जिम्मेदारी किसकी होगी, सरकार की। अब जब सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी तो भैया सरकार आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाएगी, नहीं करवाएगी तो आप सरकार से आर्गूमेंट करोगे, सरकार से मांगोगे, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, ठीक है। अब जब सरकार नहीं रहेगी बीच में और प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सब चीज़ चले जाएगा तो प्राइवेट कंपनियां भैया अपने तरीके से काम करेंगी। आप उन्हें पैसा दोगे तो आपकी सुनेंगी, नहीं दोगे तो नहीं सुनेंगी। आपका इलाज होगा, पैसा दोगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। समझे नहीं समझे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मान लो आपकी मम्मी है, ठीक है, आप अपनी मम्मी से अपना दुख सुख बांट सकते हो, अपने काम करवा सकते हो, कुछ भी कह सकते हो ना, वो आपकी सुनेंगी भी। लेकिन मान लो आपकी मम्मी आपको किसी के पास छोड़ के चली गई, अब आप उनसे हर बात थोड़ी कह सकते हो, आप उनसे हर चीज़ थोड़ी मांग सकते हो, नहीं समझे, क्लियर, वही वाला हाल है। तो इसीलिए कि वैश्वीकरण जो है, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकार कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींचने के परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। और वो कहते हैं कि सरकार अगर हर चीज़ से फ्री हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी को दे देगी, तो भैया गरीब लोगों का क्या होगा, वो किसके पास जाके मतलब अपनी दुख कहेंगे। तो कई लोग चाहते हैं ना कि सरकार हर चीज़ प्राइवेट ना करे, अपने हाथ में कई चीज़ें रखे। इसी को बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा कवच। क्या बोलते हैं इसी को, सामाजिक सुरक्षा कवच। तो क्वेश्चन ही पूछता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच क्या है, कि भैया सरकार कुछ चीज़ों को प्राइवेट ना करे, अपने अंडर में रखे, उसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक सुरक्षा कवच। समझ गए। और कमजोर लोगों के हितों की तरफ ध्यान रक्षा करना चाहते हैं वैश्विक, समझ गए नहीं समझ गए, ताकि कमजोर लोगों का रक्षा होता रहे, क्योंकि सरकारी भाई वो सरकार पर डिपेंड है। अब आते हैं हम वैश्वीकरण ने भारत पे क्या इफेक्ट डाला, समझ गए नहीं समझ गए। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले वाला कि वैश्वीकरण ने भारत पे क्या प्रभाव डाला। तो हम बोलेंगे कि वैश्वीकरण का भारत के आर्थिक क्षेत्र में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ा। देखो मैंने आपको हमेशा बताया, वैश्वीकरण का प्रभाव हमेशा पॉजिटिव भी पड़ेगा और हमेशा नेगेटिव भी पड़ेगा। किसी के लिए पॉजिटिव होगा तो किसी के लिए नेगेटिव। आप कभी भी इसका प्रभाव पॉजिटिव नहीं बता सकते और कभी भी नेगेटिव नहीं बता सकते, दोनों ही पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, बिल्कुल ठीक है। आज देखो कि भारत के अंदर कितना ज़्यादा विदेशी निवेश आ गया है। आप देखो आपके पास तरह तरह की अलग अलग देश की वस्तुएं मिल रही हैं, है ना। इटली से कपड़े आ रहे हैं, जर्मनी से कपड़े आ रहे हैं, ब्रिटेन के कपड़े आ रहे हैं, H&M वगैरह आप देखोगे, है ना। विदेशी वस्तुएं आ रही है हमारे यहाँ पे, विदेशी फ़ोन आ रहे हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी आ रही है, विदेशी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते हो। किसकी वजह से, वैश्वीकरण की ही वजह से तो करते हो ना। तो विदेशी निवेश में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किया जा रहा है हमारे देश में, हमारे उससे क्या हो रहा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा आ रही है। आज विदेशी वस्तुओं की हमारे मार्केट के अंदर भरमार है और आज बाजार में हमारे पास इच्छा अनुसार हम कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। आज आपको फ़ोन खरीदना है, आपको पास अलग अलग वैरायटी के फ़ोन है। देखो भारत का फ़ोन है, चाइना के फ़ोन है, जर्मनी के फ़ोन है, जापान का सोनी फ़ोन है, अमेरिका का एप्पल का फ़ोन है। जो उनसे आपका मनपसंद, जो उनसे आपका बजट हो वैसे आप खरीद सकते हो। छोटे उद्योगपतियों और श्रमिकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है भाई। कि वैश्वीकरण से बड़ी बड़ी कंपनी हमारी मार्केट पे कैप्चर कर ले रही हैं और इससे हमारे जो छोटे उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, श्रमिक हैं, इनमें क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों को रोजगार अनिश्चित हो गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी देखा होगा रोजगार तो देती हैं लेकिन इनका रोजगार फिक्स नहीं होता है। जब चाहे तब लात मार देंगे आपको, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी इच्छा अनुसार श्रमिकों को रखती हैं, अनियमित करती हैं। और भैया अगर उनको आवश्यकता होगी तो आपसे काम भी धर के लेंगी और आवश्यकता खत्म तो आपको भगा देती हैं, समझ गए। आर्थिक वैश्वीकरण के विरुद्ध वामपंथी लोग आवाज भी उठा रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, इंडियन सोशल फोरम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है वैश्वीकरण के लिए। और ये प्लेटफॉर्म का मतलब पता है क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए। मतलब जहाँ भी ज़्यादा करके नुकसान होता है ना वैश्वीकरण का, तो ये प्लेटफॉर्म आवाज़ उठाता है उन लोगों के लिए। आज इन संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है किसका, वैश्वीकरण का। औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठन ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का प्रतिरोध किया है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी अगर हर क्षेत्र में आ जाएंगी तो उससे क्या होगा, हमारे को नुकसान होगा और वो हमारे काम धंधे को खा जाएंगे। जैसे देखोगे आप, अमेरिका ने ना हमारे नीम को पेटेंट करवा लिया, पता है आपको। और उनने बोला कि अब नीम से बनने वाला टूथपेस्ट जो है, यानी कि नीम का जो पेटेंट है वो हम ही लेंगे, और अगर कोई हमारे अलावा बनाएगा तो उसे हमसे क्या लेना होगा, कॉपीराइट लेना होगा। वाह भाई वाह, हमारा नीम पेटेंट करवा लिया उसने। पेटेंट कराने का मतलब होता है कि हाँ भाई किसी चीज़ को ना अपने लिए रजिस्टर्ड करवा लेना। जैसे मान लो मेरे ट्यूशन का नाम है नितिन एजुकेशन पॉइंट, अब मैंने इसको रजिस्टर्ड करवा लिया तो दूसरा कोई बंदा ना ये नाम रख नहीं सकता, रखेगा तो उससे मुझे क्या लेना होगा, कॉपीराइट लेना होगा। तो यही होता है पेटेंट होना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, कह रहा है 1947 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो बंटवारा करने में क्या समस्या आ रही थी। क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, बंटवारा हुआ,
तो बंटवारा करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है, भाषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मैंने पढ़ाया था ना भाई, बंटवारा करना कोई इतना आसान तो था नहीं, ठीक है। बंटवारे के अंदर कई प्रकार की समस्याएं आई थी। तो देखो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसके अंदर, आपको आप एक बार इसे पॉज करके खुद पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो जब बंटवारा हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, तो मैंने पढ़ा था ना, हर एरिया पाकिस्तान में जाने के लिए शामिल नहीं था। मतलब देखो कहते ना मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र ना होना, पहले तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत के अंदर ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हो। मतलब हर जगह पर मुस्लिम रह रहे थे, हाँ बस ये था कहीं जहाँ भी ज़्यादा रहते कहीं पे कम रह रहे हैं, लेकिन रह वो हर जगह रहे थे। अब समस्या है भी, भारत को छोटा देश तो है नहीं, एक बड़ा देश है भारत। अब भैया हम उन्हें कहाँ भेजे, तो मैटर ये बाद में देखा गया कि दो इलाके मिले, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। जो पश्चिम में मिला वो मेन मतलब कह दिया गया कि भाई यहाँ वाला पाकिस्तान वाला हिस्सा, और जो पूरब में था वो बंगाल की तरफ था, ठीक है। तो बोला गया भाई ये वाला हिस्सा, तो बोला गया दो पाकिस्तान होंगे, एक पश्चिम में होगा और एक पूरब में होगा, और बीच में कौन होगा, हमारा भारत, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे लिखा है ना, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र न होना, विभाजन में धार्मिक बहुसंख्यक का आधार बनाया गया। जिन क्षेत्रों में मुसलमान ज़्यादा होंगे वह पाकिस्तान के भूभाग होंगे और भारत बाकी हिस्सा भारत कहलाएगा। परंतु कह रहा है ना, व्यवहार में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था ही नहीं, और दो ऐसे क्षेत्र जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, एक पश्चिम में था और एक पूरब में था। तो फैसला लिया गया भाई दो पाकिस्तान होंगे, एक पश्चिम में होगा और एक पूरब में होगा। पश्चिम वाला आज भी पाकिस्तान है, पूरब वाला आज बन गया बांग्लादेश, ठीक है। फिर कह रहा भैया जिन इलाकों को हमने पाकिस्तान में दिया उनमें से कई जगह तो ऐसी थी जो शामिल होना ही नहीं चाहती थी, बट देना पड़ा। हमें क्या करते हैं हम, जैसे कुछ मैंने कहा मोमडन भी बहुत सारे ऐसे थे जो पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहते थे। जैसे वो कह रहा है ना एग्जाम्पल, कह रहा है देखो ये रहा कुछ प्रांतों का पाकिस्तान में सम्मिलित होने की ना इच्छा, कि सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल होने के इच्छुक नहीं थे। उदाहरण, एक व्यक्ति जैसे देखो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के अच्छे नेता थे ये, और ये लोग द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के विरुद्ध भी थे। इसके बावजूद पश्चिमी सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, जबकि इनकी पूरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन था कि भाई हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, बट फिर भी करना पड़ा, भाई करते क्या हम। और दूसरा कि भैया जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसमें एक समस्या ये आ गई कि भैया दो राज्य फंस गए। मैंने कहा था एक पश्चिम की तरफ फंस गया और एक पूरब की तरफ फंस गया। अब पश्चिम में कौन था आपका, पंजाब, और पूरब में कौन था आपका, बंगाल। अब बंगाल और पंजाब का मैटर ये था कि पंजाब के अंदर भी मुस्लिम थे और हिंदू भी थे, और बंगाल के अंदर भी मुस्लिम थे और हिंदू भी थे। तो इनका बंटवारा ना आधा आधा किया गया। कैसे किया गया इनका बंटवारा, आधा आधा, जिले वगैरह प्रशासन वगैरह के आधार बांटा गया। इसलिए क्वेश्चन ही पूछता है कि किन दो राज्यों में बंटवारा बहुत लंबे समय तक चला था और बंटवारे की सबसे अधिक मारकाट यहीं हुई थी। समझ गए नहीं समझ गए। तो हमने क्या बोला कि भैया जो भारत, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं इसको, वेट, ओके। अब देखो देखो तो क्या बोला कि मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल का विभाजन। मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में कई बार बहुसंख्यक गैर मुस्लिम जनसंख्या वाले थे। इनका भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक आधार पर करने का निर्णय लिया गया, और इसमें जिले अथवा निचले स्तर के प्रशासन को बांटा गया। मतलब देखो तो ना आपकी पंजाब को और बंगाल को आधा आधा बांटा गया, ठीक है। और इसमें क्या करा गया, और मैंने कहा ना ये बंटवारा भैया जब आधा आधा बांटोगे तो एक दिन में हो नहीं पाएगा। तो 14-15 अगस्त की रात को बंटवारा हो भी नहीं सका था, इसीलिए लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो भारत में है पाकिस्तान में, और इसीलिए दंगे बहुत दगड़े हुए थे यहाँ पे। लोग पूछते थे कि भाई हम भारत में हैं पाकिस्तान में हैं, और जो पूछते फिर भर दिए जाते उनके अंदर। समझ के नहीं समझ गए, तो बड़ा नुकसान हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी का एक और पॉइंट बचा रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं, वेट।